हेलो, मैं हूं कुलदीप चौधरी। आप देख रहे हैं केडी क्लासेस। वेलकम टू द केडी क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं रिमेनिंग पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के ऊपर बचे हुए टॉपिक के बारे में बात करें। हमने क्या क्या पढ़ लिया था प्लेसेंटा के अंदर, उसके नॉर्मल इंट्रो के बारे में पढ़ लिया था प्लेसेंटा का। फिर हमने पढ़ा था कि प्लेसेंटा किस किस से डेवलप होता है। यूनियन ऑफ कोरियोनिक फ्रोंडोसम एंड डेसिडुआ बेसिलस से डेवलप होता है। हमने पढ़ा कि क्या होता है कोरियोनिक फ्रोंडोसम, क्या होता है डेसिडुआ बेसिलस। आगे पढ़ा कि कोरियोनिक प्लेट, बेसल प्लेट, फिटल सरफेस किसको बोलते हैं, मैटरनल सरफेस क्या होता है। अब हम बात करते हैं प्लेसेंटा एट्रम। ट्रम प्रेगनेंसी के ऊपर प्लेसेंटा कैसा दिखाई देता है, उसकी शेप, उसका डायमीटर क्या होता है, वेट प्लेसेंटा का, वो सब हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। बात करें हम प्लेसेंटा एट्रम। ट्रम, ट्रम का मतलब यहां समझें, यह ट्रम का मीन्स है ट्रम प्रेगनेंसी के ऊपर। प्रेगनेंसी होती है, उसका नॉर्मल ड्यूरेशन तो कितना होता है, 37 वीक ऑफ प्रेगनेंसी से। ट्रम प्रेगनेंसी किसको बोलते हैं, ट्रम प्रेगनेंसी बोलते हैं 37 वीक ऑफ प्रेगनेंसी से लेके कितने वीक, 41 वीक प्लस 6 डेज। 41 वीक ऑफ प्रेगनेंसी प्लस 6 डेज, इसको हम बोलेंगे क्या, ट्रम प्रेगनेंसी बोलेंगे। अगर 37 वीक से कम की प्रेगनेंसी हो उसको क्या बोलेंगे, प्री ट्रम। और 42 वीक या 42 वीक से ज़्यादा होगी तो उसको बोलेंगे पोस्ट ट्रम प्रेगनेंसी। प्री ट्रम किसको बोलेंगे, प्री ट्रम प्रेगनेंसी किसको बोलेंगे, अगर डिलीवरी है वो लेस देन 37 वीक ऑफ प्रेगनेंसी से कम पहले हो जाए तो उसको बोलेंगे प्री ट्रम लेबर। पोस्ट ट्रम लेबर किसको बोलेंगे, पोस्ट ट्रम प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी मोर देन और इक्वल 42 वीक की हो जाए उसको हम क्या बोलेंगे, पोस्ट ट्रम प्रेगनेंसी। तो हम भैया बात कर रहे हैं कि प्लेसेंटा एट्रम पे। ट्रम बोले तो इससे इतने वीक के ऊपर प्लेसेंटा कैसा दिखाई देता है, ठीक है। अब हम आगे बात करने वाले हैं जो शेप होगी ट्रम पे। वैसे तो जो इसकी नॉर्मल शेप होती है प्लेसेंटा की, वो कैसे बताई थी, डेफिनेशन के अंदर बताई थी। वो नॉर्मल शेप होती है, वो कैसी होती है प्लेसेंटा की, तो वो ओवल एंड डिस्कोइड स्पंजी स्ट्रक्चर बताई थी जब ये डेवलप होता है तब। बट अभी जो ट्रम पर होगा, ट्रम पर इसकी शेप की बात करें, ट्रम प्रेगनेंसी के ऊपर इसकी शेप होगी वो कैसी होगी, ट्रम प्रेगनेंसी के ऊपर जो प्लेसेंटा की शेप होगी वो होगी कैसी, सर्कुलर डिस्क शेप। कैसी, सर्कुलर डिस्क शेप का होता है। वहीं इसके डायमीटर की बात करें, ट्रम के ऊपर, ट्रम प्रेगनेंसी के ऊपर इसका डायमीटर की बात करें प्लेसेंटा का, तो इसका प्लेसेंटा का जो डायमीटर होता है वो कितना होता है, 15 से 20 सेंटीमीटर। कितना होता है, 15 से 20 सेंटीमीटर होता है डायमीटर हो गया। उसके बाद हम बात करें इसकी थिकनेस की, प्लेसेंटा की थिकनेस वेरी इंपॉर्टेंट है ये। थिकनेस होती है प्लेसेंटा की नॉर्मल कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। लेकिन इसकी जो मैक्सिमम थिकनेस होती है वो 4 सेंटीमीटर तक हो सकती है। नॉर्मल थिकनेस कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर, लेकिन कितने तक हो सकती है, मैक्सिमम 4 सेंटीमीटर तक। एंड मैक्सिमम कितनी होती है, मैक्सिमम थिकनेस कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर हो सकती है। और ये थिकेस्ट मिलेगा कहां से, सेंटर से। ये प्लेसेंटा है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, ये तो यहां से, ये सेंटर से क्या मिलेगा, थिक मिलेगा, यहां से ज्यादा थिक मिलेगा। थिकेस्ट एट इट्स सेंटर, कहां से, एट इट्स सेंटर के ऊपर से, सेंटर से ज्यादा थिक होता है। अगर इसकी थिकनेस, नॉर्मल थिकनेस कितनी बोली, 2.5 सेंटीमीटर, मैक्सिमम कितना थिक हो सकता है, 4 सेंटीमीटर थिक हो सकता है मैक्सिमम। और सबसे ज्यादा थिक कहां से होता है, सेंटर के ऊपर से थिक होता है, सबसे ज्यादा सेंटर से थिक होता है ये। अगर इसकी थिकनेस 4 सेंटीमीटर से ज्यादा मिली तब हम क्या कहेंगे प्लेसेंटा को, उस कंडीशन के अंदर हम प्लेसेंटा को बोलेंगे क्या, प्लेसेंटोमेगाली। इफ थिकनेस ऑफ प्लेसेंटा if thickness of placenta is more than 4 centimeter, then it is called
तब ये क्या कहलाएगा, तब कहलाएगा प्लेसेंटोमेगाली। अब बात आई प्लेसेंटोमेगाली की। प्लेसेंटोमेगाली का क्या मतलब, इसका मीन्स होता है लार्ज साइज ऑफ प्लेसेंटा, लार्ज साइज ऑफ प्लेसेंटा, बड़ी साइज का प्लेसेंटा। इसका क्या मतलब होता है, लार्ज साइज ऑफ प्लेसेंटा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये प्लेसेंटोमेगाली, लार्ज साइज ऑफ प्लेसेंटा किस किस कंडीशन के अंदर देखने को मिलता है। तो प्लेसेंटोमेगाली होगा वो किसके अंदर देखने को मिलेगा, सीन इन, किस किस के अंदर देखने को मिलेगा प्लेसेंटोमेगाली, तो वो ट्विन प्रेगनेंसी के अंदर। सिंपल सी बात, अगर एक से ज्यादा दो प्रेगनेंसी होगी तो प्लेसेंटा का साइज डबल होगा, तो लार्ज साइज ऑफ प्लेसेंटा हो गया। वहीं डायबिटीज के अंदर, अगर प्रेगनेंसी के अंदर डायबिटीज है, डायबिटीज इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के अंदर डायबिटीज है, डायबिटीज में क्या होता है, हाइपर ग्लाइसीमिया होता है, ग्लूकोज का लेवल ज्यादा होता है। अगर ग्लूकोज हमें एनर्जी देता है, अगर ग्लूकोज ज्यादा लेवल ज्यादा होगा तो प्लेसेंटा का भी साइज बढ़ा होगा। डायबिटीज इन प्रेगनेंसी, इसके अलावा किसके अंदर देखने को मिलता है, RH नेगेटिव प्रेगनेंसी के अंदर देखने को मिलता है। RH नेगेटिव प्रेगनेंसी। फिर से देख लेते हैं यहाँ तक। ट्रम के ऊपर जो शेप होती है प्लेसेंटा की, वो कैसी होती है, तो वो सर्कुलर डिस्क शेप का होता है ट्रम के ऊपर। वहीं इसका डायमीटर होता है प्लेसेंटा का, वो डायमीटर होता है 15 से 20 सेंटीमीटर का होता है डायमीटर। थिकनेस की बात करें, थिकनेस होती है, नॉर्मल थिकनेस तो होती है कितनी, 2.5 सेंटीमीटर होती है, लेकिन इसकी मैक्सिमम थिकनेस मिल सकती है अपने को 4 सेंटीमीटर तक मिल सकती है। और सबसे ज्यादा थिक कहां से होगा, सेंटर से मिलेगा। ये अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच है, ये इसका सेंटर है, सेंटर से सबसे ज्यादा थिक मिलेगा प्लेसेंटा। लेकिन अगर इसकी थिकनेस 4 सेंटीमीटर से ज्यादा मिली प्लेसेंटा की, उस कंडीशन के अंदर भैया हम इसको क्या बोलेंगे, प्लेसेंटोमेगाली। क्या बोलेंगे, प्लेसेंटोमेगाली। और प्लेसेंटोमेगाली का मतलब होता है लार्ज साइज ऑफ प्लेसेंटा। क्या मतलब होता है, लार्ज साइज ऑफ प्लेसेंटा। और ये प्लेसेंटोमेगाली या फिर लार्ज साइज ऑफ प्लेसेंटा किसके अंदर देखने को मिलता है, तो वो ट्विन प्रेगनेंसी, मतलब 2 फीटस होंगे मदर के बच्चे के, 2 मल्टीपल प्रेगनेंसी। उस कंडीशन क्या होगा कि अगर 2 फीटस होंगे तो साइज भी प्लेसेंटा, डबल होंगे तो साइज भी प्लेसेंटा की ज्यादा मिलेगी। वहीं डायबिटीज इन प्रेगनेंसी, डायबिटीज के अंदर क्या होता है, मदर के अंदर हाइपरग्लाइसीमिया होता है, इसके अंदर इंसुलिन रेसिस्टेंस हो जाती है। इंसुलिन रेसिस्टेंस देखो, जिसके कारण क्या होता है, हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया होता है इसके अंदर, डायबिटीज के अंदर। ग्लूकोज होता है वो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी देने का काम करता है। अगर ग्लूकोज ज्यादा हुआ तो फिर प्लेसेंटा को भी एनर्जी ज्यादा मिलेगी, जिससे क्या होगा, प्लेसेंटा लार्ज साइज, बड़ी साइज प्लेसेंटोमेगाली होता है। इसके अलावा RH नेगेटिव प्रेगनेंसी के अंदर लार्ज साइज ऑफ प्लेसेंटोमेगाली देखने को मिलता है। डायमीटर, थिकनेस हो गया। अब बात करते हैं हम इसका वेट ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का वेट कितना होता है, वजन कितना होता है। वेट की बात करें प्लेसेंटा की, जो प्लेसेंटा का वेट होता है वो कितना होता है, 500 ग्राम, हाफ के जी। कितना होता है, 500 ग्राम होता है। अगर वहीं पूछ लें कि वेट रेशियो बताओ, वेट रेशियो बताओ किसके, प्लेसेंटा का फिटस के साथ में, यानी कि फिटस, प्लेसेंटा का फिटस के साथ में बताओ। चाहे एग्जामिनर पूछ ले कि फिटस का प्लेसेंटा के साथ में बताओ। अगर वो पूछे कि वेट रेशियो ऑफ, वेट रेशियो ऑफ किस किस का पूछ रहा है, वेट रेशियो प्लेसेंटा विथ किसके साथ में, फिटस के साथ में, तो क्या होगा, प्लेसेंटा का वेट कितना होता है, प्लेसेंटा का वेट बताया 500 ग्राम। वहीं फिटस का आइडियल वेट कितना होता है, तो एवरेज बात करें तो वो होता है 2.5 किलो से लेके 2.5 केजी से लेके 4 किलो। एग्जैक्ट बात करें तो कितना होगा, 3 किलो। अब इसको केजी को ग्राम के अंदर कन्वर्ट किया तो कितना होगा, 3000 ग्राम। तो 501 और 6 कितना आया, 1:6। तो वेट रेशियो ऑफ प्लेसेंटा विथ फिटस, प्लेसेंटा का फिटस के साथ में वेट रेशियो कितना होगा, 1:6। क्या होगा, 1:6। अगर वहीं ये पूछ ले कि वेट रेशियो ऑफ फिटस का प्लेसेंटा के साथ में बताओ, फिटस का, किसका,
फिटस का बताओ प्लेसेंटा के साथ में, तो फिटस का वेट कितना होगा? मैंने बताया कि नॉर्मल 2.5 किलो से लेके 4 किलो होता है, एवरेज की बात करें तो 3 किलो होता है, तो 3 किलोग्राम में कन्वर्ट कर दो 3000 ग्राम और 500 ग्राम, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे 6:1, जबकि प्लेसेंटा का फिटस के साथ में 1:6 मिलेगा, जबकि फिटस का प्लेसेंटा के साथ में रेशियो होगा वो कितना मिलेगा? वो मिलेगा 6:1। क्लियर है? आगे बात करें हम, वेट हो गया। अब हम बात करें ये कितना परसेंट यूट्राइन वॉल का कवर ऑक्यूपाई करता है, प्लेसेंटा कितनी जगह रोकता है यूट्रस के अंदर? प्लेसेंटा ऑक्यूपाइज 30% पार्ट ऑफ यूट्राइन वॉल। टोटल जो इतनी यूट्रस की जो वॉल होगी उसका 30% हिस्सा तो प्लेसेंटा रोकता है, प्लेसेंटा ऑक्यूपाई कर लेता है। इट ऑक्यूपाइज 30% पार्ट ऑफ यूट्राइन वॉल का। वहीं अगर बात करें कि प्रेगनेंसी के अंदर ऐसा कब समय आएगा जब प्लेसेंटा का और फिटस का दोनों का वेट बराबर हो जाएगा? कहने का मतलब प्रेगनेंसी के अंदर वो समय बताओ, टाइम ड्यूरेशन कब होगा जब दोनों का वेट, प्लेसेंटा का और फिटस दोनों का वेट बराबर होगा। माना कि अगर प्लेसेंटा का वेट 1 ग्राम है तो फिटस का वेट भी 1 ग्राम होगा, वो समय बताओ। तो टाइम ड्यूरेशन व्हेन द वेट ऑफ प्लेसेंटा इज इक्वल टू द वेट ऑफ फिटस। वो कौन सा टाइम होगा जब प्लेसेंटा का वेट और फिटस का वेट, प्लेसेंटा का वेट और फिटस का वेट, दोनों का वेट वजन बराबर हो जाएगा। तो वो कब होता प्रेगनेंसी के अंदर? तो वो 17 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के ऊपर। कब? 17 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, 17 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। ओके, अब हम आगे बात करें। हमने क्या क्या प्लेसेंटा ट्रम पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे, वो पढ़ लिया हमने कोरियोनिक प्लेट और वेसल प्लेट पढ़ा था हमने। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलें तो हमने पढ़ा था फिटल सरफेस, मैटरनल सरफेस। क्या पढ़ा था? फिटल सरफेस पढ़ा था पिछली क्लास में, फिटल सरफेस पढ़ा था, मैटरनल सरफेस पढ़ा था। हमने बताया था कि फिटल सरफेस है वो कौन बनाता है? तो वो बनाता है कोरियोनिक फ्रोंडोसोम। फिटल सरफेस को कौन बनाता है? कोरियोनिक फ्रोंडोसोम बनाता है, जिस कारण से हम इसको किस नाम से जानते हैं? कोरियोनिक प्लेट के नाम से जानते हैं। और वहीं बताया हमने जो मैटरनल सरफेस है वो कौन बनाता है? तो मैटरनल सरफेस को बनाता है डेसिडुआ बेसिलिस। कौन बनाता था? डेसिडुआ बेसिलिस। डेसिडुआ बेसिलिस बना रहा था। इस कारण से हम इसको किस नाम से जानते थे? तो इसको हम बेसल प्लेट के नाम से जानते थे। किस नाम से? बेसल प्लेट के नाम से जान रहे थे। तो प्लेसेंटा के अंदर सरफेस भी 2 होते हैं, प्लेसेंटा के अंदर 2 सरफेस होते हैं और 2 ही प्लेट होते हैं। ओके, प्लेसेंटा के अंदर सरफेस भी 2 होते हैं। कौन से? एक तो होता है फिटल सरफेस, एक होता है मैटरनल सरफेस। फिटल सरफेस को बनाता है कौन? कोरियोनिक फ्रोंडोसोम बना रहा है। और वहीं मैटरनल सरफेस को कौन बना रहा है? डेसिडुआ बेसिलिस। इसको कोरियोनिक फ्रोंडोसोम बना रहा है। इस कारण से हम किसको क्या नाम दे दिया? कोरियोनिक, आगे प्लेट लगा दो, कोरियोनिक प्लेट के नाम से जान दिया। इसको डेसिडुआ बेसिलिस बना रहा है मैटरनल सरफेस को, इस कारण से हम इसको किस नाम से जान रहे हैं? इसका ये बेसल ले लो, आगे प्लेट लगा दो, बेसल प्लेट के नाम से जान रहे हैं। और इसकी वजह से प्लेसेंटा के अंदर प्लेट भी 2 प्रेजेंट होती है। कौन सी? कोरियोनिक प्लेट और बेसल प्लेट। अब मैं कहूँ, मैंने बताया था कि फिटल सरफेस की तरफ क्या प्रेजेंट होता है? ये प्लेसेंटा,
ये सॉरी, मैंने बताया था कि जो ये यूट्रस है, यूट्रस के अंदर ये प्लेसेंटा है, ये विलाई है, प्लेसेंटा ये क्या है, अम्बिलिकल कॉर्ड है, अम्बिलिकल कॉर्ड है, ये फिटस अटैच हो रहा है। अब मैंने बता रहा था कि ये क्या है, जो मदर की तरफ यूट्रस की तरफ है, इसको तो हमने क्या कहा था, क्या कहा था, मैटरनल सरफेस, और फिटस की तरफ है जो प्लेसेंटा का पार्ट, उसको क्या कहा था, फिटल सरफेस। ध्यान देना है भाई, जो फिटस की तरफ पार्ट है उसको तो हमने प्लेसेंटा का, उसको क्या कहा था, उसको तो हमने कहा था फिटल सरफेस। जो मदर के यूट्रस की तरफ है, ये मदर का यूट्रस है, ये प्लेसेंटा है, और ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, यहाँ पे बच्चा है, फिटस है। जो ये यूट्रस से कनेक्ट हो रहा है ये पार्ट, ये हिस्सा, इसको हमने क्या कहा था, मैटरनल सरफेस। और जो अम्बिलिकल कॉर्ड से बच्चा फिटस अटैच हो रहा है, जो अब बच्चे की तरफ है उसको क्या कहा था, फिटस की तरफ उसको क्या कहा था, फिटल सरफेस। अब हमने बताया कि कोरियोनिक फिटल सरफेस को कोरियोनिक फाउंडेशन बनाता है, इस कारण से हम इसको क्या कहते हैं, कोरियोनिक प्लेट। अब अगर हम बात करें कोरियोनिक प्लेट, तो इनमें से दोनों में फिटल सरफेस, जो अम्बिलिकल कॉर्ड होगी वो कौन से के अंदर प्रेजेंट होगी, तो वो प्रेजेंट होगी कोरियोनिक प्लेट, क्योंकि कोरियोनिक प्लेट बोलते जाए फिटल सरफेस, बात तो एक ही है। तो कोरियोनिक प्लेट होगी, इसके अंदर क्या होता है, अब हम बात करते हैं दोनों प्लेट के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ प्लेसेंटा, स्ट्रक्चर ऑफ प्लेसेंटा के बारे में बात करें तो प्लेसेंटा होता है दो प्लेट से मिलकर बना होता है, इट कंसिस्ट ऑफ टू प्लेट। कौन सी, कोरियोनिक प्लेट और बेसल प्लेट, कोरियोनिक प्लेट और बेसल प्लेट। बात करें कोरियोनिक प्लेट की, हमने बताया था कि फिटल सरफेस को कोरियोनिक फाउंडेशन बना रहा है, इस कारण से हम इसको क्या बोल रहे हैं, कोरियोनिक प्लेट। और फिटल सरफेस की तरफ क्या प्रेजेंट थी, अम्बिलिकल कॉर्ड प्रेजेंट थी, और फिटल सरफेस किसकी तरफ था, अंदर की तरफ प्रेजेंट था, तो ये भी अंदर की तरफ रहेगा यूट्रस के। इट लाइज इंटरनली, इट लाइज इंटरनली, अंदर की तरफ रहेगा यूट्रस के। इसके अलावा इसके सेंटर पे क्या प्रेजेंट होगी, अम्बिलिकल कॉर्ड प्रेजेंट होगी, यहाँ पे अम्बिलिकल कॉर्ड इज प्रेजेंट, वो भी कहाँ पे प्रेजेंट होती है, सेंटर के ऊपर, एट इट्स सेंटर। वहीं रेमिनेंट एक होता है हमारी बॉडी के अंदर, जब भी बच्चे की डिलीवरी हो जाती है उसके बाद में कुछ पार्ट्स होते हैं बॉडी के जो रेमिनेंट के रूप में बच जाते हैं, अवशेष के रूप में अपने कुछ अवशेष छोड़ जाते हैं। तो ये जो कोरियोनिक प्लेट होती है ये क्या होती है, रेमिनेंट होती है कोरियोनिक विलाई की। मैंने पिछली क्लास में बताया था, सॉरी हाँ, कोरियोनिक लेवी की पिछली क्लास में बताया था कि कोरियोनिक लेवी, अगर नहीं देखी क्लास तो पीछे जाके वो क्लास देखें। हमने उसमें बताया था कि कोरियोनिक लेवी क्या होती है। तो डिलीवरी होने के बाद प्लेसेंटा तो रहता नहीं, तो उसकी जगह पे बच्चे के अंदर कोरियोनिक लेवी कब बनी थी, उसकी रेमिनेंट के बारे में देखना होता है, कोरियोनिक प्लेट को देखें। तो ये क्या होता है, रेमिनेंट होता है, अवशेष होता है, रेमिनेंट ऑफ किसका, कोरियोन लेवी का। इंपॉर्टेंट बात है, देखो डायग्राम से समझाऊं। इसको हमने क्या कहा था कि ये तो है फिटल सरफेस। फिटल सरफेस किससे डेवलप हो रहा था, कोरियोनिक फाउंडेशन से डेवलप हो रहा था, इस कारण से हमने इसको क्या कहा, कोरियोनिक प्लेट। यहां बात किसकी कर रहे हैं, कोरियोनिक प्लेट। तो इस वाला सेम कोरियोनिक प्लेट का हो गया ना, तो इसके ऊपर कोरियोनिक प्लेट बोल मानो उसको, तो इसके सेंटर पे क्या प्रेजेंट है, अम्बिलिकल कॉर्ड प्रेजेंट होती है। जिस साइड अम्बिलिकल कॉर्ड प्रेजेंट होती है, कॉर्ड प्रेजेंट होती है, उस साइड को हम फिटल सरफेस के नाम से जानते हैं और कोरियोनिक प्लेट के नाम से भी बोल सकते हैं। इसके अलावा ये अंदर की तरफ होती है यूट्रस के, तो ये भी अंदर, कोरियोनिक प्लेट भी अंदर की तरफ से रहेगी। ये रेमिनेंट होता है, कोरियोनिक प्लेट होती है रेमिनेंट, अवशेष होता है किसका, कोरियोनिक लेवी का। कोरियोनिक लेवी के बारे में जानना है तो पीछे वाले क्लास के अंदर देखें। वहीं अगर देखो बेसल प्लेट के बारे में बात करें, बेसल प्लेट किसको बोल रहे थे, मेटरनल सरफेस डेवलप हो रहा था डेसिडुआ बेसिलिस से। किससे डेवलप हो रहा था ये मेटरनल सरफेस, डेसिडुआ बेसिलिस से, और डेसिडुआ बेसिलिस से हो रहा था, इस कारण इसको हम किस नाम से जान रहे थे, बेसल प्लेट से। तो ये मेटरनल सरफेस किस साइड से कहाँ रहता था, अटैच रहता था, मदर की साइड से आउटर रह रहा था।
मैटरनल बेसल प्लेट की। तो बेसल प्लेट कहाँ पे रहता है? इट लाइज टू मैटरनल एस्पेक्ट की तरफ रहता है, या फिर आउटर बोल दो। अब बात करते हैं बिटवीन द टू प्लेट, इन दोनों भी प्लेट के बीच में, कोरोनिक प्लेट और बेसल प्लेट। डायग्राम बताऊं तो ये था डेसिडुआ बेसिलिस यूट्रस का, एंडोमेट्रियम को बोला था। ये हमने जो पिछली क्लास में बताया था, इसे विलायला स्ट्रक्चर बना लेता है। कौन बना लेता है? तो बना लेता है साइटोट्रोफोब्लास्ट। तो उसके अपन क्या ग्रोथ सिस्टम, उसको यहाँ पूरा विलाई को यहाँ ले लेता हूँ मैं, तो इस ये विलाई है, इसको तो बोलते हैं अपन विलाई। और ये बीच में स्पेस दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरविलस स्पेस। और ये विलाई किस साइड में प्रेजेंट होती है? कोरियोनिक फ्रोंडोसम। इस साइड में क्या प्रेजेंट होता है? कोरियोनिक फ्रोंडोसम। बोले तो फिटल सरफेस। तो ये तो हो गया फिटल सरफेस, जो बच्चे वाला हिस्सा बनाता है। ये हो गया मैटरनल सरफेस। और ये दोनों आपस में मिलके क्या बनाते हैं? प्लेसेंटा। ये तो होता प्लेसेंटा। ऐसे होता है, यहां से क्या होता है? यूट्रस क्लियर है, यहां से क्या होगा? यूटेराइन आर्टरी और ओवेरियन आर्टरी क्या देंगे? इसको ब्लड सप्लाई देंगे यूट्रस को। यहां से ब्लड होगा, जो डेसिडुआ बेसिलिस के अंदर आएगा, यूट्रस की जो लेयर, वो वहां से यहाँ से जो ये यूट्राइन आर्टरी, जो यूट्रस को ब्लड सप्लाई कौन से करते हैं? यूट्राइन आर्टरी करती है और ओवेरियन आर्टरी करती है। जो यूट्राइन आर्टरी, इसको हम स्पाइरल आर्टरी के नाम से जानते हैं। स्पाइरल आर्टरी कितनी होती हैं? तो वो होती हैं 120 से 200 होते हैं। बेस्ट आंसर तो होगा 120, ये ऑप्शन में नहीं तो सेकंड बेस्ट आंसर होगा 120 से 200। ठीक है, तो यहाँ से स्पाइरल आर्टरी खुल जाती है, स्पाइरल आर्टरी खुल जाती है। और जो इंटरविलस स्पेस होता है, ये किससे भरा रहता है? ये मैटरनल ब्लड से भरा रहता है, मैटरनल ब्लड से। यहाँ पर मैटरनल ब्लड आ जाएगा, फिर नीचे से क्या होगी? फिटल ब्लड वेसल्स ओपन हो जाते हैं इस विलाई के अंदर, और वो इसको यहाँ से ऑब्जर्व हो जाता है, इसके बाद से सर्कुलेशन चलता है। तो बिटवीन द टू प्लेट, डेसिडुआ बेसिलिस और इसको कोरियोनिक प्लेट बोले, क्योंकि फिटल सरफेस है तो कोरियोनिक फ्रोंडोसम बनाता है कोरियोनिक प्लेट। दोनों प्लेट के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? इंटरविलस स्पेस। क्या प्रेजेंट होता है? इंटरविलस स्पेस। और इंटरविलस स्पेस किससे मिलकर बना होता है? विलाई से, स्टेम विलाई से मिलकर बना होता है, स्टेम विलाई से। एंड देयर ब्रांचेज। ठीक है, तो बिटवीन द टू प्लेट, बिटवीन द बेसल प्लेट एंड कोरियोनिक प्लेट क्या रहता है? दोनों प्लेट के बीच में बताया था क्या रहता था? इंटरविलस स्पेस रहता है, लाइज इंटरविलस स्पेस। और इंटरविलस स्पेस किससे मिलकर बनता था? स्टीम विलाई से और उसके ब्रांचेस से, दैट कंटेनिंग स्टीम विलाई एंड देयर ब्रांचेज। ये तो क्या है? ये है विलाई स्ट्रक्चर, जो कोरियोनिक फ्रोंडोसम बोला था, जिसको अपन ने साइटोट्रोफोब्लास्ट बनाता नियर डेसिडुआ बेसिलिस के पास में। ये डेसिडुआ बेसिलिस, इसको बोलते हैं अपन विलाई, इस स्पेस को बोलते हैं इंटरविलस स्पेस। ठीक है, तो ये डेसिडुआ बेसिलिस और यहाँ पे प्रेजेंट होती है कोरियोनिक प्लेट, जिसको अपन क्या कोरियोनिक प्लेट बोल दो, चाहे फिटल सरफेस बोल दो, चाहे कोरियोनिक फ्रोंडोसम या डेसिडुआ बेसिलिस। यहाँ से ये कोरियोनिक विलाई ओरिजिनेट तो कहाँ से होती है? बननी तो स्टार्ट होती है कोरियोनिक फ्रोंडोसम से, और जाती किस तरफ है? आपके डेसिडुआ की तरफ, मैटरनल सरफेस की तरफ जाते हैं।
और ये इंटरविलस स्पेस होता है, इसके अंदर मैटरनल ब्लड भरा रहता है, याद रखना। क्लियर है इतना? तो बिटवीन द बेसल प्लेट एंड कोरोनिक प्लेट, बीच में, दोनों के बीच में क्या रहता है? इन लाइज इंटरविलस स्पेस रहता है। जो इंटरविलस स्पेस होता है वो किससे मिलकर बना होता है? स्टिमुलाई एंड देयर ब्रांचेस से मिलकर बना होता है। स्टिमुलाई है, ये क्या बनाते हैं? अब बात करते हैं स्टिमुलाई। स्टिमुलाई होते हैं कौन सी? 3 होते हैं, प्राइमरी विलाई, सेकेंडरी विलाई, टर्शियरी विलाई। स्टिमुलाई बनाते हैं अपने क्या? 3 विलाई में स्टिमुलाई फॉर्म्स। अब जो स्टिमुलाई होते हैं वो 3 विलाई बनाते हैं। कौन सी प्राइमरी विलाई। कौन सी बनाते हैं? प्राइमरी विलाई बनाते हैं, सेकेंडरी विलाई बनाते हैं और टर्शियरी विलाई बनाते हैं। अब बात ये आती है कि कब प्राइमरी विलाई बनती है, कब सेकेंडरी विलाई बनती है, कब टर्शियरी विलाई बनती है प्रेगनेंसी के अंदर। कब तो प्राइमरी विलाई बनेगी, कब सेकेंडरी विलाई बनेगी, कब टर्शियरी विलाई बनेगी। जो प्राइमरी विलाई होगी वो कब बनेगी? तो वो बनेगी डे 13 पे, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने के 13 दिन बाद में। फर्टिलाइजेशन कब हो रहा था? 14 दिन। ये एक साइकिल था, 28 दिन का होता, नॉर्मल फर्स्ट डे था, ये 14 दिन। 14 दिन पे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। इस फर्टिलाइजेशन के 13 दिन बाद में 13 दिन बाद में क्या बन रही थी? प्राइमरी विलाई बनेगी। सेकेंडरी विलाई कब बनेगी? सेकेंडरी विलाई बनेगी फर्टिलाइजेशन के 16 दिन, डे 16 पे, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। समझ में आ रहा है? टर्शियरी विलाई कब बनेगी? फर्टिलाइजेशन के 17 दिन बाद में, डे 17 पे। प्राइमरी विलाई कब बन रही थी? फर्टिलाइजेशन के 13वें दिन। सेकेंडरी विलाई कब बन रही थी? फर्टिलाइजेशन के 16वें दिन। टर्शियरी विलाई कब बन रही थी? फर्टिलाइजेशन के 17वें दिन। ठीक है, तो प्राइमरी विलाई कब बनती है? डे 13 पे, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। सेकेंडरी विलाई कब बन रही है? सेकेंडरी विलाई बन रही है डे 16 पे, 16वें दिन पे, फर्टिलाइजेशन होने के बाद में। फर्टिलाइजेशन 14 दिन पे। ये कब बन रही है? डे 16 पे, 16 पे, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। और टर्शियरी विलाई कब बन रही थी? फर्टिलाइजेशन के 17वें दिन बाद में, डे 17 पे, 17वें दिन पे बन रही थी। देखो फिर से देख लेते हैं। ये एक नॉर्मल साइकिल कितने दिन का होता है? नॉर्मल जो मैमसी साइकिल होता है वो 28 दिन का होता है, 28 दिन है। ये उसका फर्स्ट डे साइकिल का। मैंने बताया था कि फर्टिलाइजेशन हमेशा 14 दिन पे होता है। 14 दिन पे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन, चाहे पीरियड की ड्यूरेशन कितने दिन की हो। अब प्राइमरी विलाई कब बनेगी? फर्टिलाइजेशन के 13वें दिन पे। फर्टिलाइजेशन के 13वें दिन पे बनेगी प्राइमरी विलाई। सेकेंडरी विलाई कब बनेगी? फर्टिलाइजेशन होने के 16वें दिन बाद में, 16वें दिन पे बनेगी। टर्शियरी विलाई कब बनेगी? फर्टिलाइजेशन के 17वें दिन पे बनती है, फर्टिलाइजेशन 14 दिन पे हो रहा है। बस ये चीज याद रखना। अब हम बात करें कि प्राइमरी विलाई किस किस से मिलकर बनी होगी, सेकेंडरी किस किस से मिलकर बनी होगी और टर्शियरी किस किस से मिलकर बनी होगी। ठीक है, बात करें प्राइमरी विलाई। ये क्या थी? ये विलायलाई स्ट्रक्चर थी। विलायलाई स्ट्रक्चर थी। ये ऊपर क्या था? डेसिडुआ बेसिलिस था। ये डेसिडुआ बेसिलिस था। डेसिडुआ बेसिलिस किसको बोलते हैं? यूट्रस के एंडोमेट्रियम को, प्रेगनेंसी के अंदर।
ये यूट्रस के एंडोमेट्रियम जिसको अपन डेसिडुआ बेसिलिस बोलते हैं, ये क्या थी, ये जो हमने बताया था कि जो साइटोट्रोफोब्लास्ट होता है, देखो ये ब्लास्टोसिस्ट था, ब्लास्टोसिस्ट के बाहर ये डेसिडुआ बेसिलिस था, यहाँ पे इसको रहने दो एक बार, ये डेसिडुआ बेसिलिस था। अब जो इसके बाहर की तरफ ब्लास्टोसिस्ट के अंदर एम्ब्रियो बन रहा था, और इस ब्लास्टोसिस्ट के बाहर की तरफ एक लेयर होती है, इसको क्या बोला था, साइटोट्रोफोब्लास्ट। क्या बोला था, साइटोट्रोफोब्लास्ट होती है इसके बाहर की तरफ लेयर, और साइटोट्रोफोब्लास्ट बाकी सभी जगह से स्मूथ होती है, लेकिन नियर द डेसिडुआ बेसिलिस की तरफ जैसे जैसे पास आते हैं नियर द डेसिडुआ बेसिलिस, ये क्या बनाती है, विलायला स्ट्रक्चर बना लेती है, जिसको अपने क्या बोला था, कोरियोनिक फ्रूंडोसम। तो ये क्या है, ये कोरियोनिक फ्रूंडोसम को हमने यहाँ से उठा के यहाँ रख लिया, और ये डेसिडुआ बेसिलिस है ही। तो प्लेसेंटा दो ही चीज से मिलकर बनाता है, डेसिडुआ बेसिलिस और कोरियोनिक फ्रूंडोसम से। इतना क्लियर है ना। इसको हम बोलते हैं विलाई बोलते हैं। ये विलाई है, ये बीच में जो स्पेस है ये इंटरविलस स्पेस है। ये इंटरविलस स्पेस के अंदर मैटरनल ब्लड आता है। ये यूट्रस की एंडोमेट्रियम है, यहाँ यूट्रस को ब्लड सप्लाई करता है यूट्राइन आर्टरी और ओवेरियन आर्टरी। यूट्राइन आर्टरी को अपन स्पाइरल आर्टरी के नाम से, जो कि नॉर्मल 120 से 200 होती है नंबर के अंदर। बेस्ट आंसर होगा 120, सेकंड बेस्ट आंसर होगा 120 से 200 नंबर के पूछे तो यहाँ से क्या होगा, मैटरनल ब्लड वेसल्स ओपन हो जाती हैं। वो आगे हम बात करेंगे कब कब ओपन होती हैं, फिर ब्लड सप्लाई होती है ऐसे बच्चों के अंदर। तो प्राइमरी विलाई ये डेसिडुआ बेसिलिस हो गया, कोरियोनिक फ्रूंडोसम की विलाई है। अब इस विलाई के अंदर ये क्या है, विलाई है, ये है इंटरविलस स्पेस। और अब हमने बताया था कि इसके बाहर की तरफ क्या लेयर प्रेजेंट होती है, साइटोट्रोफोब्लास्ट। विलाई के बाहर की तरफ कौन सी लेयर थी, साइटोट्रोफोब्लास्ट। कौन सी लेयर थी, साइटोट्रोफोब्लास्ट। और साइटोट्रोफोब्लास्ट से भी बाहर की तरफ कौन सी लेयर थी, तो वो थी सिंसियोट्रोफोब्लास्ट। इसी को हम बोलते हैं प्राइमरी विलाई। इन दोनों स्ट्रक्चर को, इसी को हम बोलते हैं प्राइमरी विलाई। दैट कॉल्ड, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी विलाई। और जो कि कब डेवलप होती थी, 13 दिन पे आफ्टर, 13 डे आफ्टर, 13 डे आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के 13वें दिन पे डेवलप होती है। डेवलप्ड ऑन डे 13 पे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, डे 13 पे। और ये किस किस से मिलकर बनी होती है, सिंसियोट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट। फॉर्म्ड ऑफ किस किस से मिलकर बनी होती है, तो ये सिंसियोट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट से मिलकर बनी होती है। सिंसियोट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट से मिलकर बनी होती है। उसके बाद में आती है सेकेंडरी विलाई। 13वें दिन पे तो प्राइमरी विलाई बन गई। क्या क्या चीज आई, सिंसियोट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट। उसके बाद में हम आगे बात करें तो ये चीज याद रखना कि 13वें दिन पे ही होगा। 13वें दिन पे क्या, सिंसियोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट। 13वें दिन पे वो क्या हुआ, प्राइमरी विलाई बनी। प्राइमरी विलाई कब बनी, 13वें दिन पे। किस किस से मिलकर बनी होती है, सिंसियोट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट। फिर 13 दिन के बाद है, मैं थोड़ा इसको और नीचे को बना लेता हूँ। तेरह दिन पे जो स्ट्रक्चर शो बना लेता हूं, ये तो थी क्या, साइटोट्रोफोब्लास्ट थी। और साइटोट्रोफोब्लास्ट से भी बाहर की तरफ कौन सी लेयर थी, तो वो थी सिंसियोट्रोफोब्लास्ट। ये तो थी साइटोट्रोफोब्लास्ट। ये थी सिंसियोट्रोफोब्लास्ट।
अब 13वें दिन पे तो वो ये इतनी स्ट्रक्चर थी, प्राइमरी विलाई बन गई। अब 15वें दिन पे क्या होगा, 15वें दिन पे मैटरनल ब्लड वेसल्स ओपन हो जाएंगे, जो यूट्रस को जो सप्लाई करते हैं, यूटेराइन आर्टरी और ओवेरियन आर्टरी। जो यूटेराइन आर्टरी होगी, जो जिसको अपन स्पाइरल आर्टरी के नाम से जानते हैं, स्पाइरल आर्टरी या यूटेराइन आर्टरी। स्पाइरल आर्टरी के नंबर कितने होते हैं, 120 से 200 होते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, 15वें दिन में, 13 दिन पे तो 13वें दिन पे तो प्राइमरी विलाई बन गई, 13वें दिन के बाद 14 दिन गैप आए, 15वें दिन पे क्या होगा, 15वें दिन पे यहाँ पे मैटरनल ब्लड वेसल्स ओपन हो जाएंगे, यहाँ से एंडोमेट्रियम से, जिसको हम डेसिडुआ बोलते हैं, यहाँ से क्या होंगी, मैटरनल ब्लड वेसल्स ओपन हो जाएंगे इंटरविलस स्पेस के अंदर। हमने बताया था कि इंटरविलस स्पेस होता है वो किससे भरा रहता है, तो वो भरा रहता है मैटरनल ब्लड से। ये है इंटरविलस स्पेस, इसको बोलते हैं विलाई, ये इंटरविलस स्पेस। तो इंटरविलस स्पेस के अंदर क्या हो जाएगा, 15 दिन पे मैटरनल ब्लड वेसल्स ओपन हो जाएंगे, मैटरनल ब्लड वेसल्स हो जाएंगे। ये क्या है, ये स्पाइरल आर्टरी या फिर यूट्राइन आर्टरी। या फिर मैटरनल ब्लड वेसल्स। और ये ओपन कब होती हैं, ओपन इन इंटरविलस स्पेस। कब, 15 डे 15 डे पे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। 13 दिन में प्राइमरी विलाई बनेगी, फिर 15 दिन पे क्या होगा, ये स्पाइरल आर्टरी जो कि यूट्राइन आर्टरी को ब्लड सप्लाई करते हैं, वो यहाँ पे इसको ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करेंगे, जिसको अपन स्पाइरल आर्टरी बोलते हैं, जिसके 120 से 200 नंबर होते हैं, जिसको अपन यूट्राइन आर्टरी के नाम से जानते हैं या फिर मैटरनल ब्लड वेसल्स के नाम से जान लो। ये ओपन हो जाएंगे इंटरविलस स्पेस के अंदर कब, 15वें दिन पे। अब अगर मैं ये कहूँ कि मदर की तरफ से तो क्या होगा, सर्कुलेशन एस्टैब्लिश हो गया। प्लेसेंटा के अंदर 2 टाइप का सर्कुलेशन प्रेजेंट होता है, मैटरनल सर्कुलेशन, फीटल सर्कुलेशन, मदर की तरफ से और फीटस की तरफ से। तो मैटरनल सर्कुलेशन तो कब एस्टैब्लिश होगा, 15 दिन पे क्वेश्चन बनेगा ये, मैटरनल सर्कुलेशन एस्टैब्लिश्ड ऑन, तो डे 15 पे आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। इसी दिन पे क्या होता है, स्पाइरल आर्टरी ओपन होते हैं, तो मैटरनल की तरफ, मदर की तरफ से तो ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है, और क्या बनेगी, मेसोड्रम बन जाएगी। मेसोड्रम, जिसको अपन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे हम सेकेंडरी विलाई। और ये मेसोड्रम होंगी, ये कब बन, और हाँ इसको, इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे। और 16वें दिन पे क्या हो जाएगा, फिर 16वें दिन पे बन जाएगी सेकेंडरी विलाई। 15 दिन पे मैटरनल ब्लड वेसल्स हो जाएगी, मेसोड्रम आ जाएगी, और ये इसको बोलते हैं अपन सेकेंडरी विलाई, और ये डेवलप हो जाएंगी कब, 16वें दिन पे। 15वें दिन पे तो इसमें क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, सॉरी वो मैटरनल ब्लड वेसल्स ओपन होंगी, स्पाइरल आर्टरी, वो यूट्राइन आर्टरी इंटरविलस स्पेस के अंदर ओपन होंगी, और क्या होगा, मेसोड्रम डेवलप हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी विलाई। और सेकेंडरी विलाई कब बनेगी, मेसोड्रम का 16 दिन पे, दैट कॉल्ड सेकेंडरी विलाई। और कब डेवलप होती है, डेवलप ऑन कब, डे 16 पे। ये चीज याद रखना, क्या हुआ, प्राइमरी विलाई बन गई थी 13वें दिन पे फर्टिलाइजेशन की, उसके बाद में क्या हुआ, 15वें दिन पे। और प्राइमरी विलाई किस किससे मिलकर बनी थी, सिंस्टोट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट, इन 2 से मिलकर बनी थी। फिर क्या थी, 15वें दिन पे क्या हुआ, 15 दिन पे स्पाइरल आर्टरी खुल गई इंटरविलस स्पेस के अंदर। ये इंटरविलस स्पेस होता है, ये विलाई है, देखो ये विलाई है, और ये विलाई के अंदर जो स्पेस होता है, इसको अंदर की तरफ इसको बोलते हैं इंटरविलस स्पेस। इसके अंदर क्या होता है, स्पाइरल आर्टरी या फिर यूट्राइन आर्टरी, जो यूट्रस को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करती हैं। ये डेसिडुआ बेसिलस यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम लेयर है, वो यहाँ से यूट्राइन आर्टरी निकल आएंगी बाहर, इसको अपन स्पाइरल आर्टरी या मैटरनल ब्लड वेसल्स भी बोलते हैं, जो कि 120 से 200 होते हैं इंटरविलस स्पेस के अंदर। कब खुलेंगी ये, 15वें दिन पे। 15वें दिन पे क्या खुल रहा है, मैटरनल ब्लड वेसल्स, यानी कि मदर की तरफ से ब्लड सप्लाई चालू हो गई है। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि मैटरनल सर्कुलेशन, जो प्लेसेंटा के अंदर 2 सर्कुलेशन प्रेजेंट होते हैं, मैटरनल सर्कुलेशन, फीटल सर्कुलेशन। तो हम कह सकते हैं कि मदर की तरफ से तो सर्कुलेशन एस्टैब्लिश्ड हो गया, और कब एस्टैब्लिश हुआ मैटरनल सर्कुलेशन, तो 15 दिन पे। यहाँ से क्वेश्चन 2 बनते हैं, एक तो ये
कि इंटरवेलस स्पेस के अंदर स्पाइरल आर्टरी या फिर यूट्रिन आर्टरी कब ओपन होती, तो डे 15 पे। एक क्वेश्चन ये बन गया कि मैटरनल सर्कुलेशन कब स्टैब्लिश होता है प्लेसेंटा के अंदर, तो भी डे 15 पे, क्योंकि मैटरनल ब्लड वेसल्स ओपन हो गई, ब्लड वेसल्स ओपन हो गई तो सर्कुलेशन भी स्टैब्लिश, सर्कुलेशन भी होने लगा। और फिर क्या होगा, ये ब्लड वेसल्स आगे मेजोड्रम बन जाएगी, और मेजोड्रम कब बनेगी 16 दिन पे, तो इस कारण इसको सेकेंडरी विलाई बोलते हैं। और कब बनती है, डे 16 पे। प्राइमरी विलाई 13वें दिन पे बनी, सेकेंडरी विलाई डे 16 पे बनी, और उससे पहले बीच में 15 दिन पे मैटरनल ब्लड वेसल्स हुई, तभी इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया। और तो ये किस किस से मिलकर बनी, सिंस्टोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट और मेजोड्रम या फिर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। सेकेंडरी विलाई इन 3 से मिली, जबकि प्राइमरी विलाई बनी थी सिर्फ 2 से, सिंस्टोट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट। तो फॉर्म्ड ऑफ किस किस से मिलकर बनी है, फॉर्म्ड ऑफ किस किस से मिलकर बनी है, सिंस्टोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट और सिंस्टोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट और मेजोड्रम, जिसको अपन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के नाम से भी जान रहे हैं, तो मेजोड्रम या फिर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। इतना क्लियर है। अब हम आगे बात करेंगे टर्सरी विलाई की। ये यहाँ पे सॉरी सेकेंडरी विलाई है स्ट्रक्चर, सेकेंडरी विलाई की स्ट्रक्चर है। अब हम आगे बात करेंगे टर्सरी विलाई की। ये स्ट्रक्चर सेम रहेंगी यहाँ पे टर्सरी विलाई की। अब बात करें टर्सरी विलाई की। सेकेंडरी विलाई देख लो, 16वें दिन पे बनी थी, 3 स्ट्रक्चर मिलकर बना रही हैं इसको, सिंस्टोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट और मेजोड्रम। जबकि प्राइमरी विलाई को 13वें दिन पे बन रही थी और 2 स्ट्रक्चर मिलकर बना रही थी, सिंस्टोट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट। ये नहीं थी, ये 16वें दिन पे आ रही थी, और उससे पहले मैटरनल ब्लड वेसल्स ओपन हो रही थी, उसके कारण इसको तब ये आई। कब हुआ, वो 15वें दिन पे हुआ। देखो ये सेकेंडरी विलाई ऐसी कैसी रहेगी, ये है आपकी मेजोड्रम। अब क्या होगा, 16वें दिन पे तो ये हो गया, 16वें दिन पे ये बनी थी सेकेंडरी विलाई। अब 17वें दिन पे क्या होगा, 17वें दिन पे फिटस की तरफ, फिटस से ब्लड वेसल्स ओपन हो जाएंगे इसके अंदर, विलाई के अंदर। क्या होगा, विलाई के अंदर फिटल ब्लड वेसल्स ओपन हो जाएंगे 17वें दिन पे। तो ये क्या होंगे, ये फिटल ब्लड वेसल्स ओपन हो रही। जिसको अपन एंडोथेलियम ऑफ फिटल कैपिलरी बोल रहे हैं। और ये कब ओपन हो रही है, ये ओपन हो रही है कब, फिटल ब्लड वेसल्स हैं, ये कब ओपन हो रही है, फिटल ब्लड ये विलाई के अंदर ओपन हो रही है, वो इंटरविलस स्पेस के अंदर, ये इस विलाई के अंदर, और ये इंटरविलस स्पेस है, ये विलाई है। तो फिटल ब्लड वेसल्स ओपन इन विलाई कब, एट डे 17 पे, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब देखो इसमें क्या होती है, 16वें दिन पे सेकेंडरी विलाई बन गई, 15वें दिन पे क्या हुआ, मैटरनल सर्कुलेशन एस्टैब्लिश हुआ, मैटरनल ब्लड वेसल्स इंटरविलस स्पेस के अंदर खुली, 16वें दिन पे सेकेंडरी विलाई बन गई। 17वें दिन पे बची हुई थी क्या थी, फिटल ब्लड वेसल्स, फिटल सर्कुलेशन बचा हुआ था। मदर तो अपना ब्लड इसके अंदर डाल देगी, लेकिन बच्चे फिटस जो होगा वो रिसीव नहीं कर रहा था। अब क्या हुआ, 17वें दिन पे क्या हुई, जो फिटस की तरफ ब्लड वेसल्स, फिटस से ब्लड वेसल्स ओपन हो गई विलाई के अंदर। ये विलाई है, ये बीच का स्पेस इंटरविलस स्पेस है, तो विलाई के अंदर ओपन हो गई। अब क्या होगा, जो मदर से जो ब्लड आएगा वो इस कैपिलरी के द्वारा फिटस के अंदर आ जाएगा। तो फिटल सर्कुलेशन, अब क्वेश्चन यहाँ पे भी 2 बनेंगे। मैटरनल सर्कुलेशन कब स्टैब्लिश हुआ था, 15वें दिन पे, और या फिर स्पाइरल आर्टरी कब ओपन होती है इंटरविलस स्पेस के अंदर, वो 15 दिन पे। वहीं अगर क्वेश्चन आए कि फिटल ब्लड वेसल्स कब ओपन हो रही थी, तो 17वें दिन पे। अगर फिटल ब्लड वेसल्स ओपन हो गई तो
फिटल सर्कुलेशन भी स्टैब्लिश हो गया प्लेसेंटा के अंदर, जो 2 टाइप का होता है। मैटरनल सर्कुलेशन तो स्टैब्लिश हो गया था 15वें दिन पे, और फिटल सर्कुलेशन स्टैब्लिश होगा 17वें दिन पे। इसी को हम क्या बोलते हैं, टर्सरी विलाई, दैट कॉल्ड टर्सरी विलाई। और टर्सरी विलाई कब डेवलप होती है, तो वो डेवलप होती है डे 17 पे, डे 17 आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और किस किस से मिलकर बनी होती है, तो इसके अंदर एक चीज और जोड़ दो, फिटल ब्लड वेसल्स जोड़ दो। तो किस किस से मिलकर बनी हुई, सेंसियोट्रोफोब्लास्ट से, साइटोट्रोफोब्लास्ट से, मेसोडर्म या फिर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन से, और फिटल ब्लड वेसल्स या फिर एंडोथेलियम और फिटल कैपिलरी से। और कब बनी, 17वें दिन पे बनी। ओके, क्लियर है। अब हम आगे नेक्स्ट क्लास में रिमेनिंग पार्ट्स की बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए केडी क्लास।